नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। उम्मीद करते हैं आप सभी खुश होंगे और तरोताजा होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। और सेशन आपको पता होगा कि मैंने आपके लिए एक अभ्यास बैच लेके आया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि आप जो भी पढ़े हैं उसको और धारदार बनाना और उसको मजबूत करना, और आप सटीकता से एग्जाम हॉल में उस दिए गए 4 ऑप्शन को सही तरीकों से पकड़ सकते हैं। तो ये इस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए ये सेशन को चलाया गया है। ठीक है, तो इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आपकी जो तैयारी है उस तैयारी पे कितनी आपकी पकड़ है, उससे आपका एक सेल्फ इवोल्यूशन हो जाता है, स्व मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग पिछले क्लास में आपको 1 से 10 तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम लोग 11 नंबर से क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की 3 सूचियों से संबंधित केंद्र राज्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है इससे रिलेटेड ये आपको पकड़ना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो विषय 3 सूचियों में से किसी भी शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। सब्जेक्ट नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट्स आर कॉल्ड रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्या है आपको मैंने बताया था, एक होता है अवशिष्ट शक्तियां। कौन सी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, लिख रखा है कि जो विषय 3 सूचियों में से किसी भी शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया आपके पास। दूसरा है कि यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास हो तो संघ सूची को प्राथमिकता दी जाती है। और सी ऑप्शन है कि जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाती है तो वह कानून सभी राज्यों में लागू होता है। आपसे पूछ रहा कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो याद रखिएगा ये सी स्टेटमेंट पूरी तरह से क्या है, रॉन्ग है। सी वाला जो है ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। और करेक्ट क्या आ गया, ए और बी। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या बनेगा बच्चा, ए और बी बनेगा। ये आपको याद रखना। अब कहेंगे सर ये कैसे हो गया, देखो इसके बारे में यदि आपको समझना तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये अवशिष्ट क्या है। रिसिड्यूअरी सब्जेक्ट हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा अवशिष्ट सूची है ना। अवशिष्ट सूची ये क्या है, ऐसा विषय जिसका उल्लेख या जिसका मेंशन ना ही स्टेट लिस्ट में है, ठीक है, ना ही यूनियन लिस्ट में है और ना ही कंकरेंट लिस्ट में है, ना ही संघ सूची में है, न ही राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है। इस विषय को हम लोग अवशिष्ट सूची कहते हैं। और यह अवशिष्ट सूची जिसके रेसिड्यूरी सब्जेक्ट कहते हैं, यह सब्जेक्ट मुख्य रूप से हम लोग कनाडा के संविधान से अपने भारत के संविधान में शामिल किए हैं। कनाडा में आपको पता होगा इस तरह का मतलब एक प्रावधान दिया गया। ठीक है, चलिए यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास हो जाए तो संघ सूची को प्राथमिकता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे ये कहूं संघ सूची और राज्य सूची के विषय पर, मतलब समवर्ती सूची के बाद है ना, जैसे एजुकेशन है और एजुकेशन पे अगर दोनों में विरोध हो जाए, आपस में डिबेट हो जाए, तो फाइनल डिसीजन जो लेगा वो यूनियन लिस्ट के आएगा, मतलब संघ सूची वाला फाइनल करेगा। ये आपको याद रखना चाहिए। इसका करेक्ट उत्तर आपको पता हो गया होगा कि क्या था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओके क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम सत्र कब हुआ था, ये आप लोगों के लिए है। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, ठीक है, तो देखिए पहला उत्तर ही आपका बिल्कुल करेक्ट है, 13 मई 1952 है ना। 13 मई 1952 को हमारे देश में पहला सत्र हुआ था। अब यहाँ पर जो बात है वो है किसका, सत्र का। सत्र क्या होता है, जिसे हम लोग सेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेशन कहते हैं, सेशन कहते हैं इसको, है ना। तो देखिए याद रखिएगा सत्र को जो है, सत्र कौन बुलाता है ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए। भारत के जो राष्ट्रपति है, कौन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या करते हैं बच्चा, सत्र बुलाता है। किसके आदेश पर, मतलब राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि राष्ट्रपति सत्र बुलाता है। ओके, ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट आपका ये बन जाता है कि सत्र कितने होते हैं, तो सत्र की संख्या ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेशन होते हैं। हाँ,
अब सवाल है कि ये सत्र कौन कौन सा है, ये आपको याद होना चाहिए। एक तो आप लोग पढ़े होंगे बजट सत्र। कौन सा सत्र? बजट सत्र, ठीक है, बजट सत्र। एक होता है आपके पास क्या? मानसून सत्र, मानसून सत्र, ठीक है। और एक होता है आपके पास शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ओके, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये 3 सेशन होते हैं। और सत्र में क्या होता है? सत्र किसके आदेश पर आता है? तो सत्र राष्ट्रपति के आदेश पर आता है, ये बात आपको याद हो गया होगा। सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सत्र 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। सत्र में होता क्या है, सेशन क्या होता है और सेशन किसको कहते हैं? देखिए, एक याद रखिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो जब बैठते हैं और एक लंबे समय तक, मतलब एक ड्यूरेशन होता है, 2 दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, जैसे इसमें एक टाइमिंग है। बजट सत्र कब बुलाया जाता है? तो बजट सत्र फरवरी से मई के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, बजट सत्र जो होता है फेब से लेके मई के बीच में कभी भी बुलाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मॉनसून सेशन क्या है? तो ये आपका जून से लेकर सितंबर के बीच में बुलाया जा सकता है, ठीक है ना, जून से क्या? सितंबर, याद रखिएगा, जून से सितंबर के बीच में कभी भी बुलाया जा सकता है। शीतकालीन सत्र क्या होता है? तो शीतकालीन जो विंटर सेशन है, ये आपका नवंबर और दिसंबर में बुलाया जाता है, नवंबर और क्या? दिसंबर में। अब थोड़ा इसको आपको समझना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि 5 फरवरी को बजट सत्र लाया गया, ठीक है, 5 फरवरी को बजट सत्र लाया गया और यह सेशन आपका 25 मार्च तक चला। कब मार्च तक? 25 मार्च तक। तो 5 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक जो भी डिबेट हुआ, जो भी बहस हुआ, जिस मुद्दे पे बातचीत हुई, हम इस पूरे ड्यूरेशन को सेशन कहेंगे। क्या बोलेंगे? सेशन कहेंगे। क्लियर यहां तक? इसी को सत्र बोलेंगे, ओके। अब सत्र में होता क्या है? तो देश के हित में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, जनता की जो रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार की कानून लाने की जरूरत है, कौन सा कानून देश के विकास में सहायता होगा, किस समाज को, किस समुदाय को, किस कंपनी को, किस वित्तीय विभाग को, या ये कह सकते हैं कौन सा कल्चर पे कौन सा कानून लाने की आवश्यकता है, तो इस तरह के कानून का निर्माण इसमें किया जाता है, मतलब मेकिंग ऑफ लॉ इन द वर्क ऑफ सेशन, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो आपका सेशन में क्या होता है, तो कानून का निर्माण होता है, विधि का निर्माण होता है, जो हम लोग ब्रिटिश सरकार से मतलब प्रेरित रहे हैं, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी ऐसा करते थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने वाला पॉइंट है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, 25 मार्च को जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है कि भैया आप सेशन समाप्त हो गया, तो द एंड ऑफ सेशन, ठीक है, द एंड ऑफ सेशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोक्लेमेशन भी कहते हैं, या कह सकते हैं सत्रावसान। क्या बोलेंगे इसको? सत्रावसान। कई बार आपसे पेपर में पूछ गए कि सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? तो सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति जी करते हैं, और इसी को हम एंड ऑफ सेशन कहते हैं, मतलब वो सेशन का समाप्ति हो जाता है। तो सेशन बुलाता भी राष्ट्रपति है और सेशन की समाप्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। हमारे देश में पहली बार 13 मई 1952 को सेशन बुलाया गया था, और जाहिर सी बात है, अगर ये बुलाया गया तो ये कौन सा सेशन है? आपका बजट सेशन है, बजट सत्र वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार आप इसका उत्तर दीजिए, ठीक है, एक बार आप उत्तर दीजिए, क्या उत्तर आता है इसका, ठीक है, ओके। क्या उत्तर आएगा? भारत के संविधान के प्रस्तावना में, भारत का जो संविधान है, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपका, कि भारत के संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में किसका उल्लेख है? कौन सा वो वर्ड है जो इसमें शामिल किया गया है? न्याय, हाँ, उल्लेख है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक। तो अगर मैं आपसे ये कहूं, तो ये जो प्रशासनिक जो वर्ड है, ये तो गलत हो गया, इसका वर्ड का यूज नहीं है। विचार, है ना, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, स्थिति और रोजगार की समानता, बंधुत्व के साथ मानव गरिमा की सुनिश्चितता, तो ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट उत्तर जो इसका बनता है, ठीक है, करेक्ट उत्तर जो इसका बन जाता है वो क्या बच्चा बनता है? तो आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, तो विचार, ठीक है,
लिबर्टी ऑफ द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी हमें स्वतंत्रता दी गई है। किसमें? प्रस्तावना में। ठीक है, और आपको प्रस्तावना के बारे में पता ही होगा, है ना, कौन सा? प्रस्तावना के बारे में पता ही होगा कि हमारे देश में जो प्रेम्बल है, ठीक है, इस प्रस्तावना में 3 नए शब्द, अब तक एक बार ही संशोधन हो पाया है, और इसमें 3 नए शब्द, जिसको एक को हम लोग क्या बोलते हैं? समाजवादी। क्या बोलेंगे इसको? समाजवादी। एक जो शब्द है आपके पास, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर जिसको कहते हैं, और एक जो शब्द है वो क्या है? अखंडता। कौन सा? अखंडता। इसे बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, ठीक है, 1976। ओके, तो चलो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। देखो इसमें क्या कहा है कि निम्नलिखित, यहां पर लिखित नियमों को लिख सकते हैं, लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, एक प्रकार का ग्रुप है जिसे किसी भी देश के द्वारा क्या किया जाता है? स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, विधेयक, संविधान, प्रपत्र या याचिका। ठीक है, कौन सा ऐसा मतलब एक प्रकार का बिल है या एक प्रकार का आपका लिस्ट है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करता है? बताइए कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए। ओके, तो आप सभी को मालूम होगा कि विधेयक, अरे भाई हाल ही फिलहाल आप देखे होंगे कि किसान विधेयक बिल आया था, लोगों ने इसको अनएक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, बोले हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो बिल तो कैंसिल हो गया। ओके, संविधान देश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के एक्सेप्टेबल पर ही डिपेंडेंट होता है ना। मतलब हमारे देश की अगर हम बात करें, भारतीय संविधान सभा में 389 जो लोग थे वो भारत के लोगों के द्वारा ही चुने गए थे। आपको पता होगा प्रांतीय विधानसभाओं से ये लोग चुने गए थे। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट था। इसका मतलब ये हुआ कि जनता स्वयं भाग ना लेके अपने कैंडिडेट को भेज दिया, और इस तरह से ये कहते हैं कि देश की सभी जनता संविधान को एक्सेप्ट करता है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रपत्र और याचिका और विधेयक, ये कहीं ना कहीं जब तक जनता, कई बार जनता इसको अनएक्सेप्ट भी कर देती है, रिजेक्ट भी कर देती है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ एक समझने वाला पॉइंट है, और वो है विधेयक। क्या होता है विधेयक भाई? विधेयक क्या होता है? व्हाट इज बिल? विधेयक क्या होता है? तो विधेयक एक प्रकार का, जैसे आप कह सकते हैं विधेयक किसको कहते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ लॉ, ऐसा कोई विधि जो बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा हो, अभी वो कानून नहीं बना है, प्रोसेसिंग ऑफ लॉ अभी बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बिल हो, तो जब तक वो उस पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर नहीं हो गया हो या राज्यों में राज्यपाल का हस्ताक्षर नहीं हो गया हो, वह बिल ही रहेगा। हाँ, जैसे ही उनके अलावा मतलब सिग्नेचर हो गया राज्यपाल का, ठीक है, गवर्नर का, और सेंट्रल की अगर हम बात करें तो पूरे भारत के लिए कौन? राष्ट्रपति जी का। तो जब इनका सिग्नेचर हो जाता तो बल्कि बिल नहीं होता, बल्कि क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो हम लोग बात करते हैं विधेयक का। विधेयक कितने प्रकार के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ बिल क्या है? तो विधेयक हो सकता है बच्चा साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है, साधारण विधेयक हो सकता है। ठीक है, विधेयक किसको कहते हैं? जो कानून बनने के लिए अभी गुजर रहा हो, प्रोसेसिंग चल रहा है उसका, भैया लोकसभा में पड़ा हुआ है या लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में चला गया है, अभी तक उस पर काम ही चल रहा है, तो उसको हम लोग बिल कहते हैं। ठीक है, मतलब कानून का वो अर्ध रूप है। ठीक है, और साधारण बिल के अलावा एक और बिल होता है जिसको हम लोग धन विधेयक, मनी बिल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मनी बिल भी कहते हैं। एक विधेयक और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वित्त विधेयक बोलते हैं, फाइनेंस बिल कहते हैं। ठीक है, और एक विधेयक क्या है? संविधान संशोधन। क्या बोलते हैं इसको? संविधान संशोधन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संविधान संशोधन। ठीक है, तो ये जो आपका बिल है, ये खास करके हमारे देश के संविधान में 4 विधेयकों का उल्लेख किया गया है। इसको आपको याद रखिएगा कि ये विधेयक क्या होते हैं? विधेयक जो कानून बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा हो। ओके, और याचिका आपको पता है ये पटिशन है, ये तो आपका कोर्ट का मामला होता है। प्रपत्र वो होता है जो आप लोग फॉर्म भरते हैं एग्जाम के लिए, और संविधान को तो आप लोग समझते हैं जो एक लिखित दस्तावेज होता है। वेरी गुड। ठीक है, चलो बच्चा आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, एक बार आप इसका उत्तर दें। ठीक है, एक बार कमेंट्स करके इसका उत्तर दें, क्या उत्तर आता है इसका। ओके, चलिए क्या है क्वेश्चन?
लोकतंत्र की दो सबसे आवश्यक अधिकार कौन से हैं? विच आर द टू मोस्ट इंसेंशियल राइट्स ऑफ द डेमोक्रेसी, कौन सा जरूरी चीजें हैं, ठीक है, नेसेसरी है वो। तो ऑप्शन है समानता एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता निवारक निरोध, या समानता या शोषण। अब बताओ, शोषण तो ये ऐसे ही गलत हो गया बच्चा, है ना, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, शोषण। आ जाओ, तो यहां पर तो लिखा हुआ शोषण, तो ये गलत हो गया आपका। शोषण की जब हम बात करते हैं तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्या, ठीक है, ये शोषण गलत हो गया, कैंसिल। ओके, यहां भी शोषण शब्द है, ये भी कैंसिल हो गया। निवारक निरोध मतलब ये भी मना करता है, ये भी कैंसिल हो गया। तो करेक्ट उत्तर क्या बचा आपके पास, समानता और स्वतंत्रता। आप जानते होंगे डेमोक्रेसी में किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता अगर नहीं मिला, फिर पता क्या चलेगा कि भाई देश आजाद है कि नहीं। अगर डेमोक्रेसी में समानता नहीं मिला तो फिर पता कैसे चला कि हम जिसको चुने हैं वो एक तरफा काम करता है। एक तरफा का मतलब ऐसा नहीं कि भाई एक आंख में काजल लगाता और एक आंख में सुरमा लगाता है। जो भी देश का राजा बनेगा, जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो भी देश की सरकार को चलाएगा, उसके हर एक जनता इक्वलिटी उसको देखा जाएगा, समानता की नजरों से देखा जाएगा। तो ये जनता उम्मीद करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनता इसी उद्देश्य से चुनती है सरकार को डेमोक्रेसी में, मतलब जनता के द्वारा जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उसमें समानता और स्वतंत्रता का भाव होता है। इतना इंपॉर्टेंट ये है कि ये समानता और स्वतंत्रता को भारतीय संविधान के मूल अधिकार में भी शामिल कर दिया गया। अगर हम समानता की बात करते हैं, समानता का अधिकार, सॉरी समता का अधिकार भी हम इसे कहेंगे, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार कहां से, आर्टिकल 14 से लेकर कहां तक है, 18 तक है, कि जब तक जनता के बीच में हम समानता का भावार्थ नहीं रखेंगे, समानता के भाईचारा को नहीं बरकरार रखेंगे, तब तक जनता को यह एहसास नहीं होगा कि देश आजाद है, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये आपका 19 से लेकर कहां तक रहेगा, 22 तक रहेगा। हर पशु पक्षी भी आजाद रहना चाहते हैं, हम तो इंसान हैं, है ना। जब आपको कोई बोल देता है कि आप ना बोले, जब आपको ये कह देता है कि ये काम ना करे, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को कई बार ऐसा लगता है कि यार मुझे क्यों बांधा जा रहा है। तो स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो डेमोक्रेसी का ये बहुत ही बोल सकते हैं नेसेसरी, या आप इसको कह सकते हैं इंसेंशियल, मतलब आपका गुड्स है एक प्रकार का। इंसेंशियल मतलब आपका एक वर्ड है कि भैया हमें समानता और स्वतंत्रता चाहिए। तो करेक्ट उत्तर इसका क्या बनेगा, ए बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम आते हैं, अगला क्वेश्चन से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश राजधानी घोषित की गई। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश राजधानी घोषित किया गया। आप लोग एक बार इसका उत्तर दें, देखते हैं क्या उत्तर आता है। भाई फटाफट आप इसका उत्तर दें, ओके, फटाफट इसका उत्तर दें, ठीक है जी। आइए देखो क्या है इसमें। आप देखे होंगे कि मार्ले मिंटो सुधार किससे रिलेटेड था, भारत शासन अधिनियम 1909 से। और मार्ले मिंटो सुधार में क्या लिखा हुआ था भैया, तो मार्ले मिंटो सुधार में यह है कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे। पृथक मतलब अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिए जाएंगे, मतलब ये कह सकते हैं फूट डालो और राज करो, इसी एक्ट को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार को, मार्ले मिंटो अधिनियम को कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, इसमें आपको पता होगा कि प्रांतों में द्विसदनात्मक या कह सकते बाइकेमरल एक प्रकार का डेमोक्रेसी आया, या बाइकेमरल स्टेट की स्थापना की गई, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1958, इसमें आपको साफ साफ लिखा गया रानी विक्टोरिया के द्वारा या महारानी विक्टोरिया के द्वारा, ठीक है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा। और ये जो आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है, इसमें प्रावधान ये कहा गया कि भाई दिल्ली को अब राजधानी बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, राजधानी बनाया जाएगा। जॉर्ज पंचम आए थे इंडिया में, आपको पता होगा, दिल्ली दरबार में। तो इसी के तहत दिल्ली को क्या बनाया गया, राजधानी बनाया गया, ठीक है। ओके, कब 1900, आपको पता होगा कब, 1911 में घोषणा हुई और 1912 में राजधानी क्षेत्र बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल जो आपका है और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं, खतरा तो नहीं है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता, बेसिक फीचर्स है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। अच्छा, बेसिक फीचर्स नहीं है पूछा गया है, ठीक है। द फ्लोइंग इज द नॉट बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा ऐसा है कि बेसिक स्ट्रक्चर में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका उत्तर दें आप फटाफट। ओके, देखते हैं किनका उत्तर सही आता है, फटाफट इसका उत्तर दो भाई। आ जाइए। नहीं है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल है, ठीक है। संविधान की मूलभूत विशेषता है। कठोरता और लचीलापन का मिश्रण है, बिल्कुल है। एक स्रोत से लिया गया है, एक स्रोत से लिया गया है ना, एक स्रोत से लिया गया है, ठीक है, एक स्रोत से लिया गया है। अब आप मुझे बताइए, ठीक है, क्या भारत को जो संविधान है किसी एक ही स्रोत से लिया गया है? ऐसा तो नहीं है। हमारे देश का संविधान यूएसए से भी लिया गया है, ब्रिटेन से भी लिया गया है, कनाडा से भी लिया गया है, साउथ अफ्रीका से भी लिया गया है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं, सॉरी बहुत सारे ऐसे आपका कंट्री रहा जहां की जो भी नीति, जो भी नियम, जो भी कानून अच्छा था, हम लोगों ने उसको अपनाया। तो सिर्फ ये कहना है कि बोरोड फ्रॉम ए सिंगल सोर्सेस इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल क्या हो गया, गलत हो गया। और निश्चित रूप से संसदीय प्रणाली हम लोग अपनाएं, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। फ्लोइंग इज नॉट बेसिक फीचर, ये फीचर्स हमारे देश के संविधान का नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प का प्रस्ताव कब पेश किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए एक बार क्या उत्तर आता है आपका। ठीक है जी, हो गया कंप्लीट सबका? मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए आपका उत्तर। देखिए ये क्या मामला है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे देश में क्या हुआ कि संविधान सभा बना। क्या बना? संविधान सभा। और आप सभी को मालूम है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब असेंबली बना तो संविधान सभा के अस्थायी, टेम्पोररी, अस्थायी, अस्थायी अध्यक्ष, टेम्पोररी प्रेसिडेंट कौन बने? तो डॉक्टर कौन? सचिदा, याद रखिएगा, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने, ठीक है। डॉक्टर सचिदानंद कौन बने? सिन्हा बने, राइट। और जब डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने, कौन? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने, तो यह एक दिन के लिए बने, फिर परमानेंट, स्थायी रूप से कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू, सबने डिबेट किया, लगभग 389 इसमें सदस्य थे। कितने जी? 389। लेकिन एक समय ऐसा आया, ठीक है, एक समय ऐसा आया कि हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीकों से क्या किया, अलग किया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि मामला जो है आपके पास 9 दिसंबर से शुरू होता है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। कब? 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई, ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी, टेम्पोररी तौर पर किए गए। एक दिन का फिर से गैप हुआ और आया 11 दिसंबर 1946, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को डिसाइड किया गया कि भैया हमारे लिए तो परमानेंट ही अध्यक्ष चाहिए, जब तक संविधान बन नहीं जाएगा तब तक वही अध्यक्ष बने रहेंगे। और इस तरह से सर्वसहमति से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। अब यहां से हुआ क्या, यहां से संविधान कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा, क्या बनेगा, किसको रखना किसको नहीं रखना, डिबेट हुआ गया। और सारे के सारे लगभग 90% लोग वकील थे। कहा जाता है कि संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग था, बहुत सारे वकील थे इसमें, ठीक है। और इस तरह से एक तारीख आता है कि 13 दिसंबर 1946, और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन सा प्रस्ताव?
उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि देखो भाई, अगर संविधान बन जाएगा ना तो संविधान का इसे पहला पेज बनाना। किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सब लोगों ने कहा कि ठीक है यार, तुम रख दो, हम लोग देखेंगे, डिबेट करेंगे, बहस करेंगे, देखेंगे, अगर अच्छा होगा तो इसको बनाया जाएगा। और फिर एक दिन इस पे बहस हुआ और एक तारीख आता है 22 जनवरी 1947। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से एक्सेप्ट कर लिया गया कि हाँ, यह संविधान का पहला पेज बनेगा और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बन गया। समझ में आ रहा है कुछ बात? तो ये जो प्रस्तावना है एक प्रकार का आइडेंटिटी कार्ड है, एक प्रकार का परिचय पत्र है, पूरे संविधान का एक निचोड़ है जिसका श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो आपका सवाल यह था कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो करेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? 13 दिसंबर 1946। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है कि अगला सवाल है क्या। ठीक है, लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ चलिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, एक बार इसका आंसर दीजिए, क्या उत्तर आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है, करेक्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है, बताओ। अब देखो, पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन देखो सोल्व करने का तरीका, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से नंबर जीके में भी उठा सकते हैं। इतना भी आसान जो है नहीं है, तो इतना टफ भी नहीं है, ये आप याद रखिए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक आप बार बार अभ्यास करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहता है ये कि निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सही है? सही पकड़ना है, करेक्ट पकड़ना। स्टेटमेंट है, सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज द करेक्ट आंसर। संदर्भ में सही है, ये तो बिल्कुल सही है। मतलब कि जहां जहां एक है वहां तो सही है, तो बी ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया भाई, 2 और 3 है, एक तो इसमें था ही नहीं। सेकंड, भारतीय संविधान में शक्तियों के बजाय कार्यों का पृथकीकरण किया गया है। ठीक है, किसका किया गया है? कार्यों का पृथकीकरण किया गया है। ठीक है, एक तो ये, सरकार के सभी अंग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। क्या? सरकार के सभी अंग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, यह आपको करना है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर बना, ठीक है, ये तो गलत हो गया। कोई स्वतंत्र नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी आप कर सकते हैं, डिबेट होगा। तो पहला और दूसरा बिल्कुल क्या है आपका? सही है। तो करेक्ट उत्तर आपका क्या बन गया? ए। बाकी ये सब कार्य के क्या है? गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये बात थोड़ा सा याद रखने वाला कि सर ये होता क्या है ना, थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, ये जो सरकार जो शब्द है ना, सरकार, सरकार क्या काम करती है? सरकार जब काम करती है, ठीक है, वर्क करती है, तो ये 3 डिपार्टमेंट बनाती है। एक को तो बच्चा बोलते हैं क्या? कार्यपालिका। क्या बोलते हैं इसको? कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव कहा जाता है इसको, एग्जीक्यूटिव। ओके, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है? एक होता है लेजिस्लेटर, जिसको हम विधायिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विधायिका कहते हैं। और एक जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? न्यायपालिका कहते हैं। ओके, न्यायपालिका कहते हैं। अब देखो, कार्यपालिका का काम क्या है? तो कार्यपालिका का काम एक ही होता है, कानून का क्रियान्वयन करना, स्टार्टिंग ऑफ लॉ, क्रियान्वयन करना। ठीक है, क्रियान्वयन करना, इसका मतलब होता है कि जो जनता की जरूरत है उसके अनुरूप कार्य करना, उसके समस्या का समाधान करने के लिए कानून लेकर आना। बट इसके ऊपर डिबेट होगा, बहस होगा। तो मेकिंग ऑफ लॉ इज वर्क इज लेजिस्लेटर या लेजिस्लेटिव कह सकते हैं। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? विधि का निर्माण करना। ओके, विधि का निर्माण करना। और जुडिशरी का क्या काम होता है? कानून का रक्षा करना। किसका? कानून का या विधि का रक्षक, ये संरक्षक होता। तो यहां कह सकते हैं विधि का रक्षा करना। ठीक है, ये होता है आपका। तो इस तरह से 1 और 2 बिल्कुल क्या था? सही था। चलते हैं अगले सवाल, और ये आपका अंतिम सवाल है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या उत्तर इसका आता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन कहता है कि संविधान प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है। अब ऊपर में क्या लिखा था? भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में कौन सा गलत है। मतलब आपको फोर्स स्टेटमेंट को कैच करना था, पकड़ना था।
तो एक बात पता होगा आपके पास कि हमारे देश में आपातकालीन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया और 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक ये पावर सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। क्लियर, ये तो प्रधानमंत्री दे दिया गया था। समाज के वंचित वर्गों को उत्थान के लिए आरक्षण नीति है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा कोई शक्ति नहीं है, नहीं 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 ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो आपका कौन सा स्टेट, अच्छा 4 भी पढ़ लेते हैं। संविधान सार्वभौमिक वैश्विक मध्य का प्रदान करता है, ये भी सही है। तो आइए, एक और आपका 3 जो है वो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी फॉर कलकत्ता इसका क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अब थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात की स्थिति गलत, तो हमें चलना पड़ेगा कि भाई हमारे देश में जो आपातकाल है, आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, आपातकालीन क्या प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी क्या है, तो इसके लिए आर्टिकल है 352 से लेकर 360, ठीक है। और यह शक्ति किसके पास दिया गया है, तो देश के राष्ट्रपति के पास है, यही घोषणा करते हैं। और इसके लिए कितने हमारे पास इमरजेंसी का प्रोविजन, वो 3 है। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी होता है बच्चा आपातकाल, आर्टिकल 352 में, ठीक है। और एक होता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, प्रेसिडेंट लॉ कह सकते हैं आप इसे, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, ठीक है, वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल, वो है आपका आर्टिकल 360। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। सेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले क्लास में आप बिल्कुल तरोताजा होकर आइए, ताकि और आपको सेशन को मजबूत कराने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए इसी तरह का सेशन आते रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।